हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार आपका अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि आप लोगों के साथ 2024 को टारगेट करते हुए एक इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट करेंगे और आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए। आप लोगों ने काफ़ी सारा मुझे मोटिवेट भी किया कि इस क्लास को करने के लिए। इसलिए हम लोगों ने 2024 को प्री को टारगेट करते हुए अपनी जो एक कहा जाए श्रृंखला है टर्मोनोमिक्स की, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था अपनी पहली क्लास में, जिसमें मैंने एग्रीकल्चर के सभी डायमेंशन को डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, उसके किस तरीके से डायमेंशन होते हैं, कौन-कौन से डायमेंशन हैं, किन-किन पहलुओं से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों पर चर्चा की थी। आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, टर्मोनोमिक्स, जिसमें हम लोग, आप लोगों को पता हो, नहीं पता हो तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें अब तक के जितने भी स्टेट PSC के या यूपीएससी के जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन सभी को मोस्टली हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज। ध्यान रखना, हम चैप्टर लेकर के चल रहे हैं। चैप्टर के अंदर जैसे जैसे जो टॉपिक आते जाएंगे, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, यूपीएससी के हों, स्टेट PSC के हों, उन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। यानी क्लास के दो पहलू होते हैं हमारे क्लास में, एक थ्योरी जिसमें पूरी सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी, और दूसरा उससे रिलेटेड MCQs, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो इसको हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। आप सभी लोगों का पुनः आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS पर स्वागत है। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 टर्मोनोमिक्स के अंतर्गत 2024 को टारगेट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें आज हम जो कल हमने टॉपिक जहां से खत्म किया था, वो उसको वन बाय वन हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि गतिविधियों को लेकर के। यहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, किन किन चीजों को लेकर के पूछा जाएगा। कल मैंने आप लोगों को पूरा चार्ट बनाया था, ध्यान रखना। अब इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कृषि गतिविधियों को लेकर के। इनमें कृषि गतिविधियां जो हैं, वो 3 तरीके से हम उनको डिवाइड करेंगे। एक, सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि के महत्व को लेकर के। अगर आपको लग रहा है कि कृषि के महत्व को लेकर कोई क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है, बेटा तो ये ध्यान रखिएगा, जब पेपर आएगा तब आपको पता चलेगा कि यहां से भी क्वेश्चन बनता है क्या। यस, विद करेक्ट डाटा के साथ उसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, कृषि के विकास के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, वो हम देखेंगे कि सरकार ने अब तक कृषि के संपूर्ण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, सरकार की कौन कौन सी नीतियां, कौन कौन सी योजनाएं इसमें शुरू की गई हैं। और तीसरा, कृषि का प्रबंधन एक किसान, एक व्यक्ति कैसे करता है और उसे किन किन चीजों से रूबरू होना पड़ता है, और उन सारी चीजों में सरकार क्या हेल्प करती है, या आप उसमें क्या सुझाव दे सकते हैं। इन सारी चीजों को लेकर के आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कृषि के महत्व की। ध्यान रखिएगा, कल जिन लोगों ने क्लास नहीं की थी वो समझ लें और जान लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारी बात होगी, वो है कृषि के महत्व की। ध्यान रखना, कृषि का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। मैंने कल भी आप लोगों को डिस्कस किया था हल्का सा, और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कृषि कोई भी किसान क्यों करता है, हमें कृषि की जरूरत क्यों है, या कह सकते हैं कि सरकार कृषि को बढ़ावा क्यों देना चाहती है। ध्यान रखना, तो मैंने इसमें आप लोगों को कल भी डिस्कस किया था, आज इसमें बता देते हैं। सबसे पहले तो इसका जो योगदान है वो है हमारे राष्ट्रीय आय में, इसका अपना एक योगदान है। यानी कि हम कह सकते हैं GDP,
यानी कि नेशनल इनकम में अपना एक योगदान है, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देती है हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, पैसा मिलता है देश को संचालित करने के लिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा इसका योगदान है हम लोगों के लिए रोजगार के लिए, कि ये बहुत बड़े स्तर पर हम लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराती है। बात समझिएगा, रोजगार यानी कि हमें अपने आय का एक स्रोत उपलब्ध कराती है। रोजगार का मतलब ये मत समझ लेना केवल काम देती है, ध्यान रखना। जनरली आप लोग क्या समझते हैं कि रोजगार का मतलब काम मिलना है। बिना भौतिक या वित्तीय भुगतान के कोई भी काम रोजगार नहीं कहलाता, ध्यान रखना। तो इसका मतलब हो गया रोजगार वही है जिसके बदले में आपको 4 पैसे मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, उसको रोजगार कहते हैं। तो इसका मतलब है ये आय का साधन भी उपलब्ध कराती है। तीसरा अगर हम इसमें बात करें तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान है निर्यात के मामले में। निर्यात से हमें क्या मिलती है? इससे मिलती है हमें विदेशी मुद्रा, ध्यान रखना, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अब कहोगे विदेशी मुद्रा क्या लेना देना है? जब इसको निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा मिलेगी, विदेशी मुद्रा से हम वो सारी चीजें खरीद पाएंगे जो हमारे यहां पैदा नहीं होती या कम पैदा होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कच्चा तेल हो, पेट्रोल, डीजल, गैस, ऐसा कोई भी सामान हो, या ऐसी कोई भी चीज जिसकी हमारे देश को जरूरत है। कोयला भी हो सकता है, खाने पीने के अन्य सामान भी हो सकते हैं जो हमारे यहां पैदा नहीं होते या कम पैदा होते, उसमें भी इसका योगदान है। और किस स्तर पर योगदान है? इसका योगदान है आपके खाद्य सुरक्षा को लेकर के। हमारे देश में सोचिएगा 143 करोड़ लगभग जनसंख्या है, और इन सब लोगों के लिए सोचिएगा हम खाद्य सुरक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे? तो नेचुरल सी बात है, हम अपने यहां खुद उत्पादन करेंगे। कल मैंने इसको डिस्कस किया था कि कोई भी देश, चाहे विकसित देश हो या विकासशील, कभी भी खाने पीने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो एक एसेंशियल आइटम है, बहुत ही अनिवार्य वस्तु है, और अनिवार्य वस्तु के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली, सारे देश खेती करते हैं, अपनी जरूरत का पैदा करते हैं, खाने पीने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हाँ, कुछ एक चीजों का आयात निर्यात करेंगे, वो अलग बात है, ध्यान रखना। चाहे कितना भी पैसा हो, कितने भी पैसे वाले बन जाइए मित्र, ध्यान रखना, खाना तो इंसान अन्न ही खाता है ना, तो वो यह कृषि से ही आएगा। और इसके अलावा अन्य क्या योगदान है? इसका योगदान है उद्योग में कच्चे माल को लेकर, कच्चा माल, सोचिएगा। तो ये एक कंट्रीब्यूशन है, इन क्षेत्रों में इसका महत्व है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का निम्न में से कौन कौन सा महत्व है या कौन से महत्व हैं? ये 5 दिए जा सकते हैं, 5 में से पूछे जा सकते हैं कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, या कितने हैं। अब कहेंगे कि राष्ट्रीय आय को, अब मैं यहां पर आपको वर्तमान के आंकड़े भी साथ के साथ बताता चल रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपके पूछने की संभावना है कि वर्तमान आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारतीय कृषि का हमारी राष्ट्रीय आय में, या हमारे रोजगार में, या हमारे निर्यात में कितना योगदान है। यह करंट का आंकड़ा भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। और मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि मैं अब जो पढ़ाऊंगा आप लोगों को, पूरी की पूरी स्टडी में चार्ट के फॉर्म में ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा, टिपिकल चार्ट में, और इसी तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 1951 में जब देश आजाद हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई हमारी, तो 1951 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितने परसेंट था? आपका था 55.4%। कृषि का योगदान, कृषि का हिस्सा, सोचिएगा, अकेले इतना हिस्सा हमारे राष्ट्रीय आय में यहां से आता था। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कितना है? कोई बता सकता है? एवरीबॉडी ध्यान रखना, वर्तमान में 2021-22
क्योंकि 2000 ध्यान रखना 22-23 का जो सर्वे आया उसमें 2021-22 के आंकड़ों के बारे में चर्चा की गई है। उसमें बताया गया है कि वर्तमान में ये कम होकर के 18% के लगभग हो गया है, 18% के आसपास। ये समझ लीजिए, ये इसका करंट का आंकड़ा है। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? ध्यान रखना। और अगर हम बात करें तो कृषि की जो समृद्धि दर है, कृषि की समृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट जिसको हम कहते हैं, यानी कि प्रतिवर्ष कितनी तेजी से हमारी कृषि बढ़ रही है, उसको कहते हैं समृद्धि दर। यानी हर साल कितना परसेंट बढ़ रहा है, कितना हम आगे बढ़ रहे हैं। समृद्धि दर की बात करें तो वर्तमान में लगभग पिछले 6 वर्षों में औसतन कितना है? यह है 4.6%। यह आपके इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार ये आंकड़े हैं। ध्यान रखना, 2022-23 के अनुसार ये आंकड़े हैं। ये करंट का आपका डाटा हो गया, ध्यान रखिएगा। अब उसी तरीके से अगर हम बात करें रोजगार की, तो कृषि हमारे देश में कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तभी आप कह पाएंगे कि हां, वास्तव में हमारे यहां इसका कोई महत्व है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी अगर हम बात करें रोजगार की, तो 1950-51 में, उस साल सोचना, इसका जो योगदान था रोजगार के मामले में, वो था लगभग आपका 69.1% के लगभग। ये रहा 69% के आसपास लगभग। यानी कि इतने प्रतिशत लोगों को कृषि ही रोजगार देता था। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं आई, बहुत ज्यादा कमी इसमें नहीं आई। अगर हम बात करें 2022-23 के अनुसार, तो इस समय हमारे यहां रोजगार जो दे रहा है वो है आपका लगभग 50% के लगभग। और अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें, कि जनगणना, क्योंकि नई वाली जनगणना तो हुई नहीं है, जनगणना के अनुसार बात करें तो यह है 54.6%। ये रहे। एवरीबॉडी क्लियर? अगर 2022-23 के अनुसार बात करें तो 50% के लगभग है, थोड़ा सा घट गया है। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो ये रहा। क्योंकि वर्तमान 2021 की जनगणना आई ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि हमारे यहां कितने लोग हैं जो कृषि पर निर्भर हैं, कितने परसेंट, यह पता नहीं चले। क्लियर हो गया? तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। अब इसी में बात करें तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि लगभग ग्रामीण क्षेत्र की 70% ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। सोचिएगा, अब यही स्टेटमेंट आपको दे दिए जाएंगे कि कृषि के क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि रोजगार के क्षेत्र में लगभग 50% के आसपास योगदान देता है, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड स्टेटमेंट, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 80% या 60%, कोई भी आंकड़ा इसको बदला जा सकता है, इतने परसेंट जनसंख्या पूरी तरह कृषि पर निर्भर है, प्रत्यक्ष तौर पर। अब बताइए निम्न में से कौन कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। इसी से आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए, यूपीएससी करना है तो बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। जो चीज सामने है उसकी सही जानकारी हमको रखनी पड़ेगी और क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि नए जो आंकड़े हैं, नई जो चीजें हैं, उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर? तीसरा, निर्यात के मामले में देखा जाए तो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा निर्यात कितना है, कितना नहीं है। ध्यान रखिएगा, कितनी हमारी भागीदारी है कृषि की,
तो इसमें 1950-51 को जानने की जरूरत नहीं है। इसमें हम सिर्फ बात करने की कोशिश करते हैं कि ये वर्तमान में 2022-23 में, ध्यान रखना, 2022-23 में हमारा जो कुल कृषि निर्यात है विश्व में, कुल कृषि निर्यात का कितना योगदान है, और वो योगदान है 2.3%। ये रहा, इतना योगदान है कृषि का, 2.3%। और इसके मामले में, कुल कृषि निर्यात के मामले में भारत की जो रैंक है वो है आपकी 8वीं रैंक। ये रही 12 मत लिख लेना, ये 2.3% है एवरीबॉडी। तो 2022-23 में हमने जितना भी कृषि निर्यात किया पूरे दुनिया में, जितना भी निर्यात हुआ है, उसमें हमारे कृषि का हिस्सा 2.3%। और इस मामले में हमारी जो रैंक है वो 8वीं। ध्यान रखना, इन्हीं सारी चीजों से ही आपका क्या बनेगा, क्वेश्चंस बनता चला जाएगा। ये रहे आपके करंट के आंकड़े। और बाकी खाद्य सुरक्षा के लिए तो आप समझ ही रहे हैं, खाद्य सुरक्षा के लिए हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। उद्योग क्षेत्र में हमारा सोचिए कि मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो इसमें जा ही रहा है, इंडस्ट्रीज में। समझ गए नहीं? तो विनिर्माण क्षेत्र पूरी तरह से हमारे कृषि पर, प्राकृतिक उत्पादों पर ही निर्भर है, पूरा का पूरा। तो इस तरह से 3 चीजों के मैंने आपको करंट के आंकड़े आपको मैंने बता दिए। ये आप समझ लीजिए क्या क्या है, और इनको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, यही आपका काम है। और मैंने अलग अलग कलर से आपको स्पष्ट तौर पर लिखने की कोशिश की है, जिससे कि आसानी से आप लोग कर सके। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? मैं इस क्लास के अंतर्गत एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी पढ़ाऊंगा मैं थ्योरी, वो करंट के आंकड़ों के साथ पढ़ाऊंगा मैं, जिससे कि आप लोगों को अलग से कुछ और करने की जरूरत ना पड़े। और आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन और दे देते हैं कि बहुत जल्दी ही आपका इसी महीने में हम मंथली करंट इकोनॉमी का कंपाइलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हम पहले वीकली करते थे, अब उसको मंथली करेंगे। 2 घंटे 3 घंटे की इकट्ठी क्लास चलेगी। पूरे 1 महीने में जितना भी इकोनॉमी का कंपाइलेशन होगा, करंट का जितने भी चीजें चेंज हुई होंगी, जो भी नई योजनाएं बनी होंगी हर एक सेगमेंट में इकोनॉमी के, उसमें सब आपको करंट में कवर कराएंगे। तो इस क्लास को करते जाइए। इसमें भी करंट का डाटा है, थ्योरी भी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, और आपको करंट इकोनॉमी का कंपाइलेशन भी मिलता चला जाएगा क्लास के साथ। ओके, बस टारगेट एक ही है स्टडी आईक्यू का, और वो है आपका सिलेक्शन। इसको आप करिए। क्लियर हो गया? ध्यान रखना। चलिए, अब इसके अंतर्गत हम और चीज देखें, तो उससे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे देते हैं कि स्टडी आईक्यू आईएएस आपके लिए एक लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म, तीनों तरह के, यानी कि 1.5 साल का, 2.5 साल का और 3 साढ़े 3 साल का आपको एक कोर्स लॉन्च कर रहा है आपके बजट में। और पैटर्न वही है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ होना चाहिए, और ये तीनों लैंग्वेज में आप लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है। ये रहा, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, तीनों लैंग्वेज में। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा। तो जिस व्यक्ति को, जिस छात्र को करना है, जिनको लगता है कि हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मार्गदर्शन, प्रॉपर सिस्टम के साथ चलना है, यूट्यूब पर देखिए चल तो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी मेंटर्स के गाइड में या कोच के गाइडेंस में, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लान के तहत अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे 2024 का टारगेट हो, 2025 का टारगेट हो, 2026 का टारगेट, तीनों साल के लिए आपके पास कोर्स। और इसके लिए फीस बहुत ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना। मात्र अभी आपको 23,999 रुपए फीस देनी होगी इसकी, और इसकी फीस देनी होगी आपकी 26,999 रुपए, और इसकी देनी होगी आपकी 29,999। और इसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा MK लाइव। ये मेरा कोड है, इसको याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। MK लाइव कोड है, इसको जैसे ही डालेंगे आपको इतनी फीस में कोई भी कोर्स मिल जाएगा। और ये वैलिडिटी, सोचिए जो बैच हमने स्टार्ट किया शाम को 6 बजे, इवनिंग बैच है, पहला बैच है, और इसमें 15 तारीख लास्ट डेट है। इसके बाद एडमिशन क्लोज्ड इवनिंग में। अब जितना लेट करेंगे आपको उतनी परेशानी होगी।
और एक टॉपिक, दो टॉपिक आपके उतने निकल चुके होंगे अगले बैच तक के लिए। तो बेहतर है इस मौके का फायदा उठाइए, और हो सकता है कि फीस उसके बाद इंक्रीज हो जाए, इस फीस में आपको ना मिले, क्योंकि इंट्रोडक्टरी ऑफर है। ओके, ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी। अब बात करते हैं कि भारत सरकार ने कृषि के विकास के लिए कौन सा सांगठनिक प्रयास किया है, कौन सा सांगठनिक प्रयास है, ध्यान रखना। तो सांगठनिक प्रयास भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, कृषि के विकास के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को क्रम से सुसज्जित कीजिए, कब कब क्या क्या हुआ था, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आपको एक क्या करना है, एक सीक्वेंस में इसको याद कर लेना, समझ लेना है क्या क्या हुआ। ये रहा, सबसे पहले 1871 में कृषि एवं वाणिज्य विभाग का गठन हुआ था। पहली बार भारत के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1871 में कृषि एवं वाणिज्य विभाग यानी कि डिपार्टमेंट बनाया अलग से। हालांकि उसका उद्देश्य आपके भले के लिए नहीं था, उसका उद्देश्य था कि कृषि का विकास हो और आपके यहां से कच्चा माल ले आकर के अपने इंग्लैंड में बेचें। ध्यान रखना, औद्योगिक विभाग नहीं बनाया उन्होंने, कृषि एवं वाणिज्य विभाग बनाया। ठीक। दूसरा है आपका 1881 में, उसके 10 साल बाद कृषि को और वाणिज्य विभाग को दोनों को अलग अलग कर दिया, तो सेपरेट कृषि का विभाग यहां बनाया। ये रहा सेपरेट, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसके बाद देखेंगे 1905, जिस समय बंगाल विभाजन हुआ था, उसी समय सोचिएगा पूसा में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में इसकी स्थापना हुई। पूसा कहां है? बिहार में, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बात समझ गए ना? तो इस संस्थान की पूसा में बिहार में स्थापना हुई। ये रहा, बिहार में बनाया गया, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया कहां पर? दिल्ली में, क्योंकि पूसा में कुछ प्रॉब्लम हो गई, सारी चीजें हो गई, तो इसलिए पूसा संस्थान दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद 1929 में एक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यह संस्थान बनाया गया था, और संस्थान को सही तरीके से संचालित करने के लिए एक परिषद बनाई गई, काउंसिल, कि भाई इसका मैनेजमेंट कैसे चलाएंगे। एक काउंसिल बनाई गई, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च, ये रहे NCAR, ये बनाई गई, जिससे बाद में क्या बदल दिया गया? ये रहा, इसी का नाम चेंज कर दिया गया 1946 में। ये रहा, ठीक है ना, क्या कर दिया गया? ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका नाम कर दिया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, वर्तमान में यही है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक, समझ में आ गया? और उसके बाद फिर 2007 में एक मंत्रालय बनाया गया, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अब कहोगे कि सर ये क्या है? इससे पहले जो चल रहा था उसका नाम था किसान मंत्रालय, यानी वो सॉरी कृषि मंत्रालय, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कहलाते थे। लेकिन 2004-05 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसे हम राष्ट्रीय कृषक नीति कहते हैं, या राष्ट्रीय कृषक आयोग बनाया गया था। उन्होंने सिफारिश की थी कि आपको अब मंत्रालय का नाम भी कृषि मंत्रालय नहीं बल्कि कृषक मंत्रालय करना चाहिए, और कृषि नीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए? कृषि एवं कृषक कल्याण नीति, या खाली कृषक नीति होनी चाहिए। अब कहोगे ऐसा क्यों? उसके पीछे रीजन है। कृषि की अगर हम बात करते हैं तो खाली कृषि की बात रह जाती है, लेकिन कृषि करता कौन है? किसान। अगर किसान ही सुरक्षित ना हो तो, अगर हम किसान की सुरक्षा कर लें तो कृषि ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। कृषि का विकास करना है तो हमें किसानों की सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, यह ध्यान रखिएगा। इसीलिए उन्होंने सजेशन दिया कि आप
आयोग का जो नाम रखा है कृषि आयोग, इसका पहले तो इसका नाम बदलिए। इसीलिए कृषि आयोग ना बना करके उसका नाम रखा गया कृषक आयोग, फार्मर्स कमीशन। ठीक, उसके बाद इन्हीं की सलाह पर उन्होंने कृषि मंत्रालय का नाम भी बदलकर क्या कर दिया, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। यानी कृषि का भी विकास करेंगे, किसान का भी विकास करेंगे। और किसान का जब विकास होगा, किसान जब सुरक्षित होगा, तो दोस्त तभी कृषि भी विकसित हो पाएगी। अगर किसान ही सुरक्षित नहीं है तो कृषि का हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये समझ लीजिए। करेगा कौन? हम और आप जैसे लोग। माय डियर, ध्यान रखना, थोड़ा पैसा आने के बाद हम प्लॉट खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, लेकिन कृषि में निवेश नहीं करते। बात समझ रहे हैं? कृषि में निवेश किसान ही करता है जो खेती करता है। अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। अब हम जैसे लोग भी कृषि, एक नई कृषि की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने वाला व्यक्ति तो वही है ना, इसलिए उसकी सुरक्षा जरूरी है। और इसके बाद हमने एक सेपरेट कृषि से अलग करके 2019 में एक ये और बना दिया। बोले कि कृषि के अंतर्गत पहले पशुपालन वगैरह सब इसी में इंक्लूड था। बोले कि नहीं, अब परफॉर्मेंस बेहतर करनी है तो अलग अलग क्षेत्रों को हमको फोकस करना पड़ेगा। इसलिए मत्स्य, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय भी हमने अलग कर दिया कृषि मंत्रालय। तो ये अब तक के संगठनिक विकास है। हो सकता है कि इनमें से 4 या 5 आपको दे दी जाए। बोले कि इसका सही सीक्वेंस अरेंज कर दीजिए, सही क्रम निर्धारित कर दीजिए। या हो सकता है एक साइड में ईयर दे दे और दूसरी साइड में संगठन के नाम दे दे। बोले सही मैचिंग कर दीजिए। या पूछ लिया जाए सही मैचिंग कौन कौन सी है। यूपीएससी कुछ भी कर सकती है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। वो आसान चीजों को टफ कैसे किया जाता है वो अच्छे से जानती है। तो समझ लीजिए दोस्तों, हमें यूपीएससी को यूपीएससी के जैसे हथियारों से ही परास्त करना पड़ेगा। हमें छोटी छोटी चीजें भी तैयार करनी पड़ेंगी, उन हथियारों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिन हथियारों से वो हमको मारता है। हथियार ही है उसके क्वेश्चंस, है कि नहीं? इनको ध्यान रखिएगा कि जिन जिन तरीकों से वो हथियार चलाएगा वो प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी अपना बचाव करने के लिए और सामने वाले पर अटैक करना। ओके, क्लियर? तो ये हो गया। अब इसके बाद असली जो चीज है वो ये है कि सरकार ने कृषि के विकास के लिए एक क्रांति की अवधारणा प्रस्तुत। किसकी अवधारणा प्रस्तुत की? क्रांति। अब यहीं पर समझिएगा, क्रांति, उसके बाद आती हैं नीतियां। तो हम 2 चीजें पढ़ेंगे, क्रांतियां भी पढ़ेंगे और सरकार की नीतियां भी पढ़ेंगे और फिर सरकार की योजनाएं भी पढ़ेंगे। ध्यान रखना एवरीबॉडी। तो मैं यहां पर आप लोगों को एक चीज जो बता रहा हूं उसको समझ लीजिएगा। यहां पर कृषि के विकास के लिए सरकार ने क्या क्या किया है वो हमको जानना है। कृषि के विकास के लिए सरकार के प्रयास जो है, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले उन्होंने क्रांति की बात की है, फिर उन्होंने नीतियों की बात की है और उसके बाद उन्होंने योजनाओं की बात की। योजना। अब इनका अंतर क्या होता है? जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आने वाला। रट्टा मारते रहिए, एग्जाम पास नहीं होगा। आपने देखा होगा अपने आसपास के लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से उनको बहुत नॉलेज है, हर चीज की नॉलेज है, लेकिन पेपर पास नहीं होता क्योंकि उन्हें कोर चीजें नहीं पता है। चीजें बहुत रट रखी हैं उन्होंने, लेकिन सही कोर कंसेप्ट क्या है वो नहीं पता। और यूपीएससी कंसेप्ट चाहता है। क्लर्क नहीं चाहिए उनको, उन्हें चाहिए आईएएस ऑफिसर जिनका ब्रेन एनालिटिकल हो। समझ लीजिए, क्रांति। हम चाहते थे कि पहले हमारे देश में क्रांतियां हो, एक महत्वपूर्ण बदलाव हो। क्रांति का मतलब होता है बदलाव। अभी मैं बताऊंगा। तो यानी कि इस व्यवस्था में पूरा हम बदलाव चाहते थे, इसलिए हम क्रांति करना चाहते हैं। बदलाव भी कैसा? सकारात्मक बदलाव। नीतियां क्या है? नीतियां उसको आगे बढ़ाने की योजनाएं हैं। ध्यान रखना, ये कैसी है? बृहत स्तर की बड़ी योजनाएं, बृहत योजनाएं, बृहत योजनाएं, या कह सकते हैं बृहत स्तर पर रणनीति है। ध्यान रखना, बृहत रणनीति, बड़े स्तर पर होलिस्टिक अप्रोच की।
और तीसरी योजनाएं क्या है? ये छोटी छोटी योजनाएं, छोटी छोटी योजनाएं। हालांकि ये भी विकास के लिए ही है, तीनों की तीनों चीजें है, अल्टीमेट उद्देश्य विकास ही। ये योजनाएं कैसी होंगी? भूमि सुधार योजना, सिंचाई की योजना, तो क्या सोचिएगा, वित्त योजना, बीमा योजना, फसल बीमा योजना, भंडारण योजना, बाजार की योजना, ठीक है ना, परिवहन की योजना, सड़क योजना, ऐसी छोटी छोटी योजनाएं। और ये क्या है? ये पूरे के पूरे होलिस्टिक अप्रोच की। इसका मतलब क्या है? यह संपूर्ण कृषि के विकास की योजना है, संपूर्ण कृषि के विकास की योजना की रणनीति है, समझिएगा, संपूर्ण विकास की। और ये क्या है? ये है आपके छोटे छोटे क्षेत्रकों के विकास की योजना, ये समझ लीजिए। तो हो गए। अब तीसरा असली चीज जो है वो है बदलाव। और बदलाव से पहले, क्रांति से पहले, क्रांति का अर्थ तो जान लीजिए, क्रांति होती क्या? आप लोगों ने सुना होगा अमेरिकी क्रांति, आप लोगों ने सुना होगा फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। तो कृषि क्रांति भी तो है। आपने क्रांति सुनी होगी तो क्रांति के साथ में विद्रोह भी सुने होंगे, है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे शब्द सुने होंगे। स्वतंत्रता संग्राम भी सुना होगा। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अमेरिकी क्रांति कहलाती है और हमारा स्वतंत्रता संग्राम कोई क्रांति नहीं कहलाता। आखिर क्यों? आज इस अर्थ को हम जानने की कोशिश करेंगे आपके साथ कि आखिर क्रांति होती क्या है। क्रांति एक ऐसी अवधारणा होती है जो संपूर्ण व्यवस्था में पूरा का पूरा एक होलिस्टिक बदलाव लेकर के आती है, पूरा आमूलचूल परिवर्तन करती है। उसको हम क्रांति कहते हैं। यानी कि क्रांति का अर्थ होता है हमारे जीवन के सभी पहलुओं में बृहत स्तर पर जो बदलाव लाती है, उसे क्रांति कहते हैं। और यह क्रांति आपकी कैसी भी हो सकती है, शांतिपूर्ण क्रांति भी हो सकती है, हिंसात्मक क्रांति भी हो सकती है, अहिंसात्मक क्रांति भी हो सकती है। और हमारे देश में आपने कौन सी क्रांति सुनी है इतिहास में? बताइए। 1857 का महासंग्राम था, 1857 का विद्रोह था, सोचिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम था, फ्रीडम मूवमेंट आंदोलन है, अहिंसक आंदोलन है, हिंसक आंदोलन है, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, हमें स्वतंत्रता चाहिए। 1857 का विद्रोह है, सरकार की नीतियों के खिलाफ विद्रोह है, हम उसकी बात नहीं मान रहे, हमने विद्रोह कर दिया। दैट इज द विद्रोह, रिवोल्ट। यानी कि सामने वाले की, सरकार की, अथॉरिटी की नीतियों का विरोध करना विद्रोह कहलाता है। और उनसे मुक्ति पाना स्वतंत्रता कहलाती है, संग्राम। और संग्राम बृहत स्तर पर होता है, बड़े स्तर पर, ठीक है ना। क्रांति क्या है? क्रांति है जब हम किसी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करते हैं तो, या जो हमारे जीवन को, हर पक्ष को प्रभावित करती हो, उसको बदल देती हो, उसे क्रांति कहते हैं। ध्यान रखना। तो क्रांति, मैंने कहा बदलाव। बदलाव किसका? मानव जीवन के सभी पहलुओं का, मानव जीवन के जितने भी पहलू हैं, पहलुओं का बदलाव करती है। ध्यान रखें, मानव जीवन के सभी पहलुओं का बदलाव जो करती है, उसमें परिवर्तन लाती है, उससे हम क्रांति कहते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सारी चीजें क्लियर हैं एवरीबॉडी? जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं। क्लास का नाम क्या है? टर्मिनोमिक्स, टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स। यानी टर्मिनोलॉजी तो मस्ट है ना उसमें, जब तक उसका अर्थ क्लियर नहीं तो कैसे काम चलेगा? ठीक है ना। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड की, उसको क्रांति क्यों कहा गया? केवल इंडस्ट्री के क्षेत्र में थी, लेकिन उस क्रांति ने वहां के लोगों के
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौतिक हर प्रकार के जीवन को बदल दिया था उस औद्योगिक क्रांति। उसी प्रकार से कृषि क्रांति हमारे हर जीवन के हर पहलू को बदल दिया इसने। इसलिए कृषि के क्षेत्र में क्रांति कहलाती है। इसने कृषि की पूरी व्यवस्था को बदल के रख दिया और उसने मानव जीवन को प्रभावित कर दिया। अगर हम बात करें हरित क्रांति की, तो सोचिएगा, हरित क्रांति केवल अनाज उत्पादन के लिए मानी जाती है। ठीक है, उसने अनाज उत्पादन दिया, उसने हमको खाद्य सुरक्षा दी, लोगों को जो भूखे मर रहे थे उनको मरने से बचाया, सरकार की आमदनी बढ़ाई, राजनीतिक सशक्तिकरण किया, लोगों को रोजगार दिया, आर्थिक सशक्तिकरण किया। सोचिएगा, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई, परिवार को सुरक्षित रखा, सामाजिक सशक्तिकरण किया उसने हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का प्रभाव केवल इतना मत समझ लेना कि उसने खाद्य सुरक्षा दी। हरित क्रांति ने आपको सामाजिक सुरक्षा दी, आपको देश को आर्थिक सुरक्षा दी, आपके देश को राजनीतिक सुरक्षा दी, क्योंकि उसने आमदनी आपको इतनी दे दी कि आप मजबूत हो सकते हैं, अब उद्योग बढ़ा सकते हैं। समझिएगा, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया उसने, क्योंकि बहुत सारे हमारे तीज त्योहार, बहुत सारी चीजें हमारी कृषि पर आधारित हैं। अब खुद सोचिएगा, अगर कृषि ही नहीं बचेगी, कुछ व्यवस्था नहीं बचेगी, उसमें कुछ होगा नहीं, लोग मरने लगेंगे, भूखे मरने लगेंगे, तो किस व्यवस्था का विकास होगा? चाहे सांस्कृतिक स्तर पर हो, चाहे धार्मिक स्तर पर, किस व्यवस्था का हम आगे बढ़ा पाएंगे? नहीं बढ़ा पाएंगे। यही चीजें हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक हर पहलू को कृषि क्रांति ने प्रभावित किया। उसी प्रकार से औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड में उनके हर पहलू को प्रभावित किया था। आज हम जहां खड़े हैं वो कृषि क्रांति की देन है, हरित क्रांति की देन है। वरना हम तो 1966 में बर्बाद होने की कंडीशन में आ चुके थे। मानसून 3 साल फेल हुआ, 2 युद्ध लड़ने पड़े पाकिस्तान और चीन से 1962 और 65 में। हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, लोगों की भूखे मरने की स्थिति आ चुकी थी। क्या करेंगे? और कब तक विदेशों से अनाज मुफ्त मंगाएंगे? नहीं मंगा सकते थे, मांगना पड़ रहा था कि दे दीजिए भाई, हमारे यहां संकट है। उस संकट से निकाला उसने, आपके देश को सशक्त बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। यही है उसके क्रांति। आई थिंक एवरीबॉडी क्लियर व्हाट इज द रेवोल्यूशन। क्रांति का अर्थ आज समझ में आ गया आप लोगों को, इसलिए टर्मिनोमिक्स रखा है नाम इसका। यस, ठीक है ना। अब आ जाइए आराम से, अब इन सब चीजों को समझ लिया तो अब देख सकते हैं कृषि क्रांति। अब पहले आखिर भारत सरकार ने यहां पर कौन कौन सी कृषि क्रांतियां की, तो ध्यान रखिएगा, ये रही आपकी कृषि क्रांति। पहली हरित क्रांति 1966, दूसरी हरित क्रांति 2012, नई हरित क्रांति 2017। सोचिएगा, नई हरित क्रांति। और अगर हम बात करें क्या कहते हैं इसकी, ये सदाबहार क्रांति। सदाबहार यानी कि हमेशा चलने वाली संपूर्ण कृषि का विकास, एक नई अवधारणा, इसका कोई ईयर नहीं है, ये कंसेप्ट है। और इसके बाद बात करें इंद्रधनुषी क्रांति, तो ये भी आपके 2019 में इसको लॉन्च किया गया, नाम दिया गया इंद्रधनुषी क्रांति का, यानी कि सभी क्रांतियों का सामूहिक नाम है। ध्यान रखना, सभी क्रांतियों का सामूहिक नाम है, जितने भी प्रकार की है। जैसे इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं खुद सोचिएगा, बहुत सारे रंग हैं इंद्रधनुष के। 7 तो सुने ही है ना आपने, विवग्योर 7 तो मूलभूत है ही है। तो विभिन्न प्रकार के रंगों से बनी हुई जो दुनिया है उसे इंद्रधनुष कहते हैं। और इन सभी क्षेत्रों में जो क्रांति हुई, इंद्रधनुषी क्रांति है, हर रंग की क्रांति। सदाबहार क्रांति यानी कि ऐसी क्रांति जो हमेशा मौजूद रहे, यानी कृषि का संपूर्ण विकास। कृषि के संपूर्ण विकास के लिए हमने बात की, इसमें बल दिया गया। ध्यान रखेगा, विशेषकर
सदाबहार यानी कि इसमें सतत विकास पर बल दिया। इसका मतलब है इसमें जैविक खेती, जैविक कृषि और सोचिएगा मृदा उर्वरता को बनाए रखने पर बल दिया। बनाए रखने पर बल दिया। ठीक। प्रथम हरित क्रांति हमारे खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए थी। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और किसके लिए? आत्मनिर्भरता के लिए। आत्मनिर्भरता कि हम सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं। ध्यान रखेगा, यह क्रांति किसके लिए थी? द्वितीय हरित क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति थी जिन क्षेत्रों में आपकी क्रांति रह गई है, हरित क्रांति नहीं हुई, उस क्षेत्र के लिए, यानी कि बचे हुए या कह लीजिए शेष भारत, शेष भारत में हरित क्रांति लाना, या कह सकते हैं इसी को दूसरे तरीके से शेष भारत के साथ साथ में, और वो है क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। अब यही आपके सोचिए सामने यही क्वेश्चन आ जाए तो निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कितने सही हैं। पहली हरित क्रांति उद्देश्य आत्मनिर्भरता, दूसरी हरित क्रांति उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, तीसरी नई हरित क्रांति कृषि के विकास की बात करती है। ध्यान रखना। ओके, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? तो नई हरित क्रांति ये क्या है? नई हरित क्रांति का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, बल्कि छोटी छोटी योजनाओं को मिला करके एक बृहत योजना बनाना। ध्यान रखना, 11 छोटी छोटी योजनाओं का विलय करके एक नई बृहत योजना बनाना। ये रहे। एवरीबॉडी इट इज क्लियर? तो ये है इसका उद्देश्य, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। यहां पर है इसका क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना। दूसरा है तो इसका तीसरी है इसके नई बृहत योजना बनाना, यानी छोटी छोटी योजनाओं को इकट्ठा करना जिससे कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। इसका उद्देश्य क्या है? आपका सतत विकास को बढ़ावा देना और जैविक कृषि और मृदा उर्वरता को बनाए रखना, और यह सभी क्रांतियों का सामूहिक नाम है। एवरीबॉडी क्लियर हो गया? अब एक एक करके हम नई हरित क्रांति, प्रथम हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, नई हरित क्रांति, इनमें क्या क्या है, इनके अंदर की डिटेल क्या है, वो भी हम पढ़ेंगे। समय कितना भी लगे, हमें जो चीज पढ़नी है वो सॉलिड पढ़नी है, क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, पूरा पढ़ो। ध्यान रखिएगा, अन्यथा मत पढ़िए। पढ़ने से फायदा क्या है कि क्वेश्चन ही ना मिले। आप क्वेश्चन कम करके आओ, वो समझ में आता है कि यार आपने पढ़ा था, हाँ उतने क्वेश्चन मिल गए। 50% क्वेश्चन सही करने हैं, यानी 100 में से 50 क्वेश्चन सही हो गए, आप प्री पास कर गए। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है। एवरीबॉडी क्लियर है? ध्यान रखिएगा। और इसमें आप लोगों के लिए एक जो चीज मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखिएगा, हम जो इन सब टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारी हरित क्रांतियों को। अब यहां पर देखिएगा, जो इंद्रधनुषी क्रांति है वो सामने मैंने मैचिंग कर दी है, ये रही। कौन कौन सी क्रांति कैसे कैसे है इसको देख लीजिए। अब यहीं देखेंगे, सुनहरी क्रांति बागवानी फसलों के लिए की जाती है। रजत क्रांति यानी सिल्वर अंडे के लिए। धूसर क्रांति ग्रे उर्वरक के लिए। सोचना आपकी कृष्ण क्रांति यानी काली क्रांति पेट्रोलियम के लिए। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज के उत्पादन के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखना। और आपकी इसको देखेंगे तो ये देखिए, पीली क्रांति खाद्य तेल के लिए। श्वेत क्रांति दुग्ध के लिए। गोल क्रांति आलू के लिए। ये मैंने सारे आपके सामने यहां पर लिख दिए हैं। अब इसी में
लाल क्रांति रखना चाहें तो लिख सकते हैं आपके किसके लिए, मांस उत्पादन के लिए। इनके भी अंदर एक एक चीज को हम उठाएंगे कि बागवानी की वर्तमान कंडीशन क्या है, अंडे की वर्तमान कंडीशन क्या है, हमारे देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कैसे स्थान हो रहा है, उर्वरक के लिए क्या कंडीशन है, कहां कहां पर क्या क्या हो रहा है, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ना है माय डियर। और मैं वही पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे नहीं पढ़ाने वाला कि हल्का हल्का पढ़ा के छोड़ दिया और आपका काम हो गया, नहीं, मेरी क्लास में पढ़ना है तो पूरा पढ़िए। तो कल मैं बात करूंगा कृषि क्रांतियों को लेकर के, एक एक चीज की कृषि क्रांति को लेकर डिटेल में, अच्छे से पढ़िए। और आज भी सोचिए कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं जो मैंने डिस्कस किया है, ध्यान रखना। अब देखते हैं आपके आए हुए क्वेश्चंस के बारे में, फटाफट इसको देख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में, यहीं पर देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्नलिखित में से किसके योगदान से जाना जाता है, कि कृषि का महत्व इनमें से किसके लिए है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व राष्ट्रीय आय और रोजगार के लिए है? 2007 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। औद्योगिक विकास और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए है कि नहीं है? खाद्यान्न आपूर्ति के लिए है कि नहीं है? या फिर उपरोक्त सभी है? बताइए, सीधी सी बात है, आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि सभी चीजों के लिए कृषि में अपना योगदान देती है, यानी कि राष्ट्रीय आय में भी, रोजगार में भी, औद्योगिक विकास में भी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी और खाद्यान्न आपूर्ति में भी। पांचों मैंने पॉइंट लिखाए थे, क्वेश्चन आया हुआ है, ये रहा। और इसी तरीके से बन सकता है, क्लियर। अब आ जाइए दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है, कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है? यह 2001 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो नेचुरल सी बात है, आंकड़ा पुराना है, फिर भी अगर पुराने आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो कितने लोगों को रोजगार देता था? मैंने आपको लिखा है ना, तो इसके अनुसार देखा जाए तो कितने, 65% को। लेकिन यह कैसा है, पुराना आंकड़ा है। सोचिए 2011 की जनगणना के अनुसार कितने लोगों के लिए है, कितना देता है? 2011 की जनगणना के अनुसार 54.6% लोग रोजगार में हैं, कृषि में, इतने लोगों को। और 2022-23 के अनुसार लगभग 50%। लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्लियर नहीं है पूरी तरीके से, ये सोच लीजिए। ये पुराना आंकड़ा है, ये आपका वर्तमान का आंकड़ा, वर्तमान का डाटा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन आ जाइए, काली क्रांति का संबंध है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। काली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य से, कोयले से, कच्चे तेल से, सरसों से। अभी मैंने आपको सामने लिस्ट लिखाई थी, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं, कच्चा तेल, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं, कच्चा तेल जो विदेशों से मंगाया जाता है, हमारे तेल के कुओं से निकाला जाता है, उससे संबंध है काली क्रांति, कृष्ण क्रांति भी इसको कहते हैं। ओके, क्लियर है? बाकी पूरी लिस्ट दे रखी है, आपको याद करना है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? येलो रिवॉल्यूशन, पुष्प उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, तोरिया सरसों उत्पादन, गेहूं उत्पादन। बताइए, तोरिया सरसों, यानी कि इसे हम कहते हैं तिलहन, यानी कि खाद्य तेल के लिए। खाद्य तेल जनरली कैसा होता है? पीले रंग का होता है, इसीलिए हम इसको तोरिया सरसों, आपके इसका उत्पादन होता है किसके लिए? तेल निकालने। ये रहा खाद्य तेल। और इसमें भी ध्यान रखिएगा, भारत अभी भी खाद्य तेल के मामले में लगभग 60 to 65% इंपोर्ट करता है, आयात करता है, ध्यान रखना एवरीबॉडी, इट इज क्लियर। और पांचवा क्वेश्चन देख लिया, हरित क्रांति की जन्म स्थली कौन सी है? 2012 क्वेश्चन है। पंतनगर, बंगलुरु, कानपुर, दिल्ली, कहां पर है हरित क्रांति का जन्म स्थल, कहां हुआ? आप अच्छे से जानते हैं, आंसर है आपका पंतनगर। पंतनगर में बीज उत्पादक या बीज के रिसर्च सेंटर है, वहां पर नए बीजों का, हाइब्रिड बीजों का डेवलपमेंट हुआ, MS स्वामीनाथन ने किया, और वहीं के बीज पूरे हिंदुस्तान में फैले, और इसीलिए इसको हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। और बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो कल हम सभी प्रकार की जितनी भी क्रांतियां हो सकती हैं उनकी डिटेल में जाएंगे, एक एक चीज की डिटेल में जाएंगे, विद करंट के डाटा।
हरित क्रांति के पूरे पहलू को देखेंगे। पहली हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति, तीसरी हरित क्रांति, जो कुछ भी हैं, सारे के सारे पहलुओं को विस्तृत रूप पर चर्चा करेंगे। और आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस क्लास को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करिएगा। ध्यान रखना, जितना अच्छा आप लोग योगदान देंगे उतना हमारे लिए और बढ़िया करने का मोटिवेशन मिलेगा। बस आपसे इतना ही चाहते हैं, जितने लोगों तक इसको पहुंचाएंगे उनका भी भला होगा माय डियर, ठीक है ना। और ये मुझसे जुड़ने का एक आपका लिंक है जिससे में आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेरा कोड है, और ये टेलीग्राम लिंक है, ये इंस्टाग्राम है, और ये मेरी मेल आईडी है जिसके थ्रू मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और ये आपका टेलीग्राम का बार कोड। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? आराम से पढ़िए, सॉलिड तरीके से पढ़िए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू डियर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।